हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स अध्ययन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे जो कि कम्युनिटी टैब पे मैंने पोस्ट किया था, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को रिमेंबर करेंगे या रिविजिट करेंगे जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड है, और वो पॉइंट्स अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट यूजफुल होंगे। ठीक है। प्लस इसमें हम लोग लोअर ऑर्डर पर्टर्बेशन अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर में दे देते हो तो उसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो पॉइंट है लोअर ऑर्डर पर्टर्बेशन, ये इंटरव्यूज में पूछा गया था कई इंटीग्रेटेड पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ। जब मैं 2018 में गया था तो मेरे कुछ कलीग्स के साथ इस लोअर ऑर्डर पर्टर्बेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन दैट और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रीविजिटिंग द हार्मोनिक ऑसिलेटर थ्योरी, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड समथिंग new and important. So let's begin. So here it is. So let me explain one by one. तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पोटेंशियल है दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हम लोग इसको हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, जहाँ की जो के है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाई एम। अगर आप इस प्रॉब्लम को श्रोडिंजर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन लेके जब सॉल्व करोगे तो जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी दैट विल बी एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। एन जो है वो क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर जीरो से इसमें स्टार्ट होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 1 2 3 4 ऐसे गोज टू सम नंबर्स। ठीक है। तो जो वेव फंक्शंस हैं, अगर आप इसके वेव फंक्शंस कैलकुलेट करोगे सो दैट विल कम आउट टू बी अ लेंदी इक्वेशन, यहाँ से लेके दिस विल इंक्लूड दिस। बट इस वेव फंक्शन को अगर आप याद नहीं रखना चाहते ना रखो, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एटलीस्ट पता होने चाहिए अगर वेव फंक्शंस याद नहीं है फिर भी। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला, ये जो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर है दैट इज ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक टर्म है, अल्फा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर क्या है? एम ओमेगा बाई एच कट। तो पहली बात तो ये कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। गॉसियन वेव फंक्शंस के टाइप में है, जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो गॉसियन है। प्लस इसके साथ एक फंक्शन और मल्टीप्लाइड है जो कि है हर्माइट पॉलिनोमियल्स, जो कि अल्फा और एक्स का फंक्शन है। तो हर्माइट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अगर आप जीरोथ ऑर्डर का हर्माइट पॉलिनोमियल लोगे तो दैट इज 1, फर्स्ट ऑर्डर इज 2x, सेकंड ऑर्डर इज 4x स्क्वायर माइनस 2। इस तरीके से आप हर्माइट पॉलिनोमियल्स को एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर आपको nth ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस लिखना है तो साई जीरो इज अल्फा बाई 2 की पावर जीरो, जीरो फैक्टोरियल अंडर रूट 5, जहाँ पे n है वो जीरो के साथ रिप्लेस करके सारी अप्रोप्रिएट वैल्यूज आप पुट कर दो। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एच नॉट वन जो है वो एक इवन फंक्शन है। अगर आप इस वन के साथ इस एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक इवन फंक्शन ही ओवरऑल रहेगा। लेकिन जो 2x है वो एक ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, और ये जो गॉसियन है दिस इज योर इवन फंक्शन। तो जब ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करोगे सो दैट विल कम आउट टू बी एन ऑड फंक्शन ओवरऑल। तो ये इस जो फर्स्ट फिगर है जो कि वेव फंक्शंस है, ये जो वाई एक्सिस है दीज आर वेव फंक्शंस और एनर्जी लेवल्स हैं, और ये एक्स एक्सिस तुम्हारा ये एक्स की वैल्यूज है। देखो ग्राउंड स्टेट ये n इज इक्वल टू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये n इज इक्वल टू वन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये n इज इक्वल टू टू के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये देखो अगर तुम h जीरो एक्स लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या है? वन। तो सिर्फ बचेगा एक्सपोनेंशियल जो कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये जो फिगर में दिखा हुआ दैट इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, ये एक ऑड फंक्शन है। आप देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है दैट इज इवन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑड, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज इवन। तो इस तरीके से ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन वेव फंक्शंस हैं। ठीक है। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो दैट इज सिंपली मॉड साई स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मॉड साई स्क्वायर है, और एक्स एक्सिस पे ये जो वैल्यू एक्स है वो है। तो ग्राउंड स्टेट की पार्टिकल होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? सेंटर पे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में किसी भी पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x इज इक्वल टू जीरो पे मिनिमम है। आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? उससे कुछ वैल्यूज से, मतलब x की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है जहाँ पे
उस फंक्शन उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है। तो जितने भी इवन एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनमें x इज इक्वल टू जीरो पे कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी उस पार्टिकल के होने की। तो वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, n इज इक्वल टू जीरो के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, ठीक है, इन सारी वैल्यूज के लिए। लेकिन जो ऑड वेव फंक्शंस हैं उनके लिए क्या होंगी, सेंटर पे होने की जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है दैट इज जीरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखो एक बात यहाँ पे और नोटिस करने वाली है, दैट इज नोड्स आप कितने पॉइंट आउट करते हो। तो n इज इक्वल टू जीरो में नोड्स कितने हैं, जीरो। n इज इक्वल टू वन में नोड्स कितने हैं, एक, ये एक नोड है। नोड्स वहां होते हैं जहां पे वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी होने की जीरो होती है, या मतलब किसी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो या वेव फंक्शंस वहां पे जीरो। n इज इक्वल टू टू में कितने नोड्स हैं, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, दो नोड्स हैं। n इज इक्वल टू थ्री में एक दो तीन, थ्री नोड्स हैं। तो जो उस स्टेट की क्वांटम नंबर है n, उतने ही नंबर ऑफ नोड्स होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। अब हम इस थोड़ी सी थ्योरी डिस्कशन करने के बाद आते हैं ऊपर क्वेश्चन पे, एंड लेट्स सी कि हम लोग इतने गिवन डेटा से, इतनी ही इंफॉर्मेशन से क्या क्या चीजें वहां पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को सिर्फ इतने ही इंफॉर्मेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, टू हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ए एंड बी आर इन एक्साइटेड स्टेट विद द सेम एक्साइटेशन एनर्जी ई एज मेजर्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेट। तो जो एनर्जी डिफरेंस है जो मेजर किया गया है वो ग्राउंड स्टेट से मेजर किया है, ठीक है। सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी। तो ओमेगा ऑफ ए जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऑफ बी। एक इंफॉर्मेशन हमने ये एक्सट्रैक्ट किया। और एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा ई ए सिस्टम में जो है, वो डेल्टा ई जो है वो बी सिस्टम में, डेल्टा ई क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू दैट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब हम सपोज करो इसमें क्वांटम नंबर ले लेते हैं n, तो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा जो है वो nth एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, माइनस कर देंगे इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी से। और ये a पे है तो इसलिए हम इसका h ओमेगा a लिख रहे हैं। तो ये हमारा डेल्टा ई ऑफ ए आ गया। इसी तरीके से सेकंड लिखेंगे, लेट से उसका क्वांटम नंबर m ले लेते हैं, तो m प्लस हाफ एच कट ओमेगा बी माइनस हाफ एच कट ओमेगा बी। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, एन एच, एच कट एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एन ओमेगा ए दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा बी। अब ओमेगा ए और ओमेगा बी में रिलेशन हमें पता है, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा बी इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा बी। तो ये कैंसिल हो गया, तो n जो हो गया, m जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ n। तो ये एक रिलेशन आ गया कि b स्टेट में जो पार्टिकल है वो उसके जस्ट टू टाइम्स हायर एक्साइटेड स्टेट्स में होना चाहिए, ठीक है। और n और m क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, नोड्स हमारे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ द वेव फंक्शन ऑफ b is sketched in the above figure, which of the following would be best represent the wave function of a। तो देखो वेव फंक्शन हमें ये b का दिया हुआ है, तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ नोड्स जिससे हमें m की वैल्यू पता चल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो n की वैल्यू आ जाएगी वेव फंक्शन a के लिए, ये वेव फंक्शन b के लिए है, तो वेव फंक्शन a के लिए कितने आ जाएगी, n इज इक्वल टू 5। तो यानी कि जो a का वेव फंक्शन होगा उसमें 5 नोड्स होंगे बस। तो देखो 5 नोड्स यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5, और 5 नोड्स यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन ए या तो करेक्ट है, बी करेक्ट है। डी और सी जो ऑप्शन है वो गलत हो गया क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स मैच नहीं कर रहे। अब ए सही है कि सी सही, बी सही है, ये कैसे पता करेंगे। तो अब आ जाते हैं वेव फंक्शन के उस टर्म पे जहां पे हमने वो एक्सपोनेंशियल पार्ट देखा था। तो एक्सपोनेंशियल में क्या था, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई टू, और तुम्हारा एल्फा क्या था, एम ओमेगा बाई एच कट, ये फ्रीक्वेंसी थी। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो ए की है वो दो गुनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी की। तो एल्फा ऑफ जो हम लिखेंगे ए दैट इज ट्वाइस, ये एल्फा स्क्वायर था, तो एल्फा स्क्वायर ऑफ ए दैट इज ट्वाइस ऑफ एल्फा ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमें आ गया यहाँ से।
अब यहाँ से हमें पता है कि अल्फा जो ए है वो लार्जर है अल्फा बी से। ये एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव फैक्टर क्या करता है कि ये डिकेइंग पार्ट है कि कौन सा किस रेट ऑफ डिके है। तो जिसमें अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिके जो है वो ज्यादा होगा। तो अल्फा सो दिस इज एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रेट ऑफ डीके किसी भी वेव फंक्शन का है जो दैट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ठीक है, या इसको लिख लो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका डीके भी ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, ए की। हमें वेव फंक्शन किसका फाइंड करना है, बी की, सॉरी ए का वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए का जो वेव फंक्शन का जो डिके होगा वो बी के वेव फंक्शन के डिके से फास्टर होगा। तो आई डोंट नो कि अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है जो एग्जाम फिगर में वो 5 और -5 था। तो यानी कि जो ए का वेव फंक्शन का जो डिके है वो उससे फास्टर होगा, यानी कि ये जो डिके है वो 5 और -5 के पहले ही हो जाएगा। ये जो वेव फंक्शन है ये गलत है क्योंकि इसमें बाद में डिके हो रहा है। ये जो वेव फंक्शन है 5 और -5, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो आप देख रहे हो सिर्फ दो इंफॉर्मेशन का यूज हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहला एनर्जी, एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। दूसरा वेव फंक्शंस का जो सिमेट्री और एसिमेट्री या जो मेन जो पार्ट था जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिससे आप रेट ऑफ डिके कैलकुलेट करते हो, अगर आपको उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा था ऑन कम्युनिटी टैब जिसने ये क्वेश्चन का सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया था। बहुत लोगों ने गेस किया था बी, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन गलत था। अब हम आते हैं इसका तीसरे पॉइंट पे जो कि हम लोगों ने था कहा था कि लोअर ऑर्डर पर्टर्बेशंस इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि इंटरव्यू का पार्ट था। मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चंस उससे पूछे जाते थे। तो उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो उसकी जो लिंक है वो मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है राइट हैंड साइड में। तो आप वहां पे जाके उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि अगर हम उस क्वेश्चन में मैंने क्या इनकाउंटर किया है कि अगर सपोज करो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मेरे पास जो पोटेंशियल है वो दिया है, इसमें मैं लोअर ऑर्डर पर्टर्बेशंस ऐड कर दूं। तो सपोज करो मैंने ए, एक कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव कांस्टेंट है, तो ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर मेरा सेकेंड ऑर्डर था। तो इसमें मैंने लोअर ऑर्डर पर्टर्बेशन ए एक्स प्लस बी ऐड कर दिया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए एंड बी, हाउ द वेव फंक्शन और हाउ द, not the wave function but how the energy eigen values are going to be changed। wave functions का हमने नहीं डिस्कस किया बट एनर्जी आइगन वैल्यूज आप बिना ही कैलकुलेशन के आप आसानी से निकाल सकते हो किसी में ट्रिक मैनिपुलेशंस करके कि कैसे एनर्जी वैल्यूज चेंज होंगी। अच्छा, इस क्यों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अब सपोज करो इस हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले में मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया जिसका चार्ज सपोज किया Q है और उसमें उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। तो ये फोर्स जो होगा दैट विल बी, इसके अगर आप करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। तो ये सब सिमिलर मतलब लीनियर केसेस हैं। तो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या देगी, माइनस क्यू ई इंटू एक्स। देखो क्यू ई एक्स आ गया, तो ये क्यू ई जो है ये मैग्नीट्यूड ले लो जो कि यहाँ पे ए है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है जहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर में कोई चार्ज पोटेंशियल रख दिया गया, तो कैसे एनर्जी आइगन वैल्यूज चेंज होंगी, कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स आप उससे कैलकुलेट करोगे, एक्साइटेड एनर्जीज का डिफरेंस क्या हाफ एच कट ओमेगा ही रहेगा, सॉरी एच कट ओमेगा रहेगा या बढ़ जाएगा, या क्या चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड है और वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी लिंक मैंने दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। तो ये कंप्लीट छोटा मोटा डिस्कशन था ऑन हार्मोनिक ऑसिलेटर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में। आई होप कि ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको पहले से पता थी तो बहुत अच्छा है, नहीं पता थी तो आज सीखने को मिल गया। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक शेयर भी कर दो और कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसा लगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।